नमस्कार, सबको के प्रणाम। नमस्कार। आय 129 लघु कथा वाचन कार्यक्रम है। आज 129 लघु कथा कार्यक्रम में मेरो पालो छ र सबैमा नमस्कार। एक पटक प्रारंभिक मेरो आवाज स्पष्ट छ कि छैन? सञ्चालक महोदयहरू अलिकति संकेत गरिदिनु होला। चस्मा ल्याइहाल्नु। दुईजना आइसक्नु भएछ। म अलि चस्मा ल्याउन गएँ। 7:55 को समय हो र 7:51-52 भइसकेको छ। सुधा देवी इज वाचिङ। रघुवीर झाजी, प्रणाम सर। प्रणाम रघुवीर जी। हाँ ठीक है। सुधा देव, सब में हमार नमस्कार सर के स्वागत है। एक मतलब आवाज हमार सुना रहा है। सुधा जी, हमार आवाज स्पष्ट भ रहा है से संकेत क दियो। मेरो लघुकथा वाचन को जुनसुकै कार्यक्रम में सुरु में एउटा महाकवि विद्यापति, मैथिली भाषा का महाकवि विद्यापति रचित कुनै न कुनै गीत बजाउने परंपरा मैले स्थापित गरेको छु, सुरु गरेको छु। अनि मंगलबार को दिन महाशिवरात्रि पर्व छ भर जी। धन्यवाद सुधा जी। महाशिवरात्रि पर्व छ मंगलबार को दिन, यही आउने मंगलबार 17 गते। अनि महाशिवरात्रि भगवान शंकर को आराधना गर्ने पर्व को रूप में रहेकोले महाकवि विद्यापति रचित एउटा शिवहो उत्तरब पार कवन विधि भन्ने गीत छ। एउटा शिवहो उत्तरब पार कवन विधि, यो हाम्रै गाउँको एकजना लोक गायक हुनुहुन्छ। अब लोक गायक यस्तो सुन्दर गायन कला हुँदा हुँदै पनि उहाँ एकदमै एउटा स्थानसम्म अहिलेसम्म पुग्न सक्नु भएको छैन। उहाँको गीत छ, उहाँले गाउनु भएछ। महाकवि विद्यापति रचित यो मैथिली को गीत जबसम्म सबैजना जुड्नुहुन्छ, जाधेर सबगोटे जुटता अता तक से एक गीत महाकवि विद्यापति रचित सुभाष बिरपुरिया के आवाज में। सुभाष कुमार यादव नाम छिन हुनकर और सुभाष बिरपुरिया कह के वो गीत गायल करे छथि। बहुत मधुर गीत छै। ध्यान से सुनल जते कनि काल 2-3 मिनट, तकर बाद लघुकथा वाचन हम शुरू करब। तो सुनल जाई महाकवि विद्यापति रचित शिवहो उत्तरब पार कवन विधि, सुभाष बिरपुरिया की आवाज में। कवन
साथ कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि हरे हरे बम बम हरे हरे बम बम हरे हरे बम बम बसहा चढ़ल शिव फिरैया मसान बसहा चढ़ल शिव फिरैया मसान फनिया जरठ बेदन नहीं जाने कौन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि हरे हरे बम बम हरे हरे बम बम सब तप नहीं कायला भूदान जब तप नहीं कायला भूदान बीत गेल चिपन करई तयान कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि हरे हरे बम बम हरे हरे बम बम हरे हरे बम बम हरे हरे बम बम धन विद्यापति सुन आहेस धन विद्यापति सुन आहेस निर्धन जाने मोर हरा कलेश कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि शिव हो उतरब पार कवन विधि महाकवि विद्यापति रचित यो मैथिलीको कालजयी रचना र गायक लोक गायक सुभाष बिरपुरिया हामी यसले श्रवण गर्दै थियौँ। अब म आज 129औं श्रृङ्खला यो लघुकथा वाचन श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा लघुकथा वाचनतर्फ गइरहेको छु र आज मैले 5वटा लघुकथा चयन गर्ने बेलामा 2टा हिन्दी भाषाको लघुकथा
र दुवै अलि नवीन किसिमको के भनौँ, यो प्राचीन किसिमकै भनौँ, पारम्परिक तरिकाको कथा हो। हिन्दीको लघुकथाहरू दुईटा, एउटा धार्मिक पृष्ठभूमिको कथा हो। नाम हो उसको सुखिया। नृपेन्द्र नामको कोही लेखक हुनुहुन्छ, भारतवर्षकै हो, उहाँले लेख्नु भएको पौराणिक कथा हो सुखिया। दोस्रो कथा मैथिली भाषाको कवि कथा हो र हाम्रो श्याम सुन्दर यादव जो मैथिली साहित्य परिषदको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले पनि, र मैथिली मिडिया प्राधिकरण, प्रदेश मिडिया प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्याम सुन्दर यादव, पथिक नामले लेख्नुहुन्छ। उहाँको मैथिली कथा हो विश्वासघात, भर्खरै लेख्नु भएको। यही 2-3 दिनभित्रै यो कथा मेरो सामनेमा आयो, मेरो आँखाको सामने आयो। यो कथा कति गते लेखिएको हो भने 11/9 गते, यही 9 गते, आज 13 गते हो, लेखिएको कथा हो श्याम सुन्दर यादवको। त्यसपछि तेस्रो कथा फेरि हिन्दीकै कथा हो सबक। लेखकको नाम थाहा भएन, तर यो प्रेरक कथा हो, एउटा नीति प्रधान कथा सबक। अनि तेस्रो कथा नेपाली कथाको रूपमा छ। त्यो नेपाली कथा लेख्नु भएको लेखक जो अघि पनि मैले वाचन गरेको थिएँ, विराटनगरका साहित्यकार गायत्री कुमार चापागाईद्वारा लेखेको रहर नामको लघुकथा छ, त्यो वाचन गर्नेवाला छु म। र त्यसपछि अन्तमा पाँचौँ कथा मेरो कथा, एउटा लघुकथा छ बड्का कक्का। मैले आफैले हालसालैमा माघको अन्तिम सप्ताहमा लेखेको, यो मैथिलीको बिल्कुल डायलेक्ट, मैथिलीको लोकल डायलेक्टकोमा लेखिएको कथा बड्का कक्का, त्यो वाचन अन्तमा म गर्नेछु। त अब अनुमति चाहन्छु जो साहित्य प्रेमीहरू, साहित्य समर्पित व्यक्तित्वहरू जो आइसक्नु भएको छ, उहाँहरू सुन्नुहोला, आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। जो अहिले सुन्नु हुँदैन उहाँहरू पछि पनि यो पेजमा लघुकथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको जुन फेसबुक पेज छ त्यसमा यो रहन्छ नि यो कथालाई त्यति बेला पनि सुनेर फेरि पनि पछि पनि केही सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ, त्यो आग्रह गर्दै। पहिलो कथा यो धार्मिक कथा हो, भगवान कृष्णको जीवन प्रसङ्गसँग जोडिएको सुखिया नामको कथा छ। र अहिले तोयनाथ सुवेदीजी, आदरणीय तोयनाथ सुवेदी वाच गर्नुभएको छ र नमो नमः केलौँ भन्नुभएछ। राधेश्याम इज वाचिङ, राधेश्याम वाच गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएछ। त ठिक छ, म अहिले वाचन सुरु गरौँ। सुखिया हिन्दी भाषाको हो र यसलाई नेपाली अनुवाद गर्ने धेरै काम आवश्यकता पर्दैन होला। मनोहर पोखरेलजी पनि सायद केही गर्नु भएछ। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वो अर्थात गोपियां उसे नंदलाल के बारे में, नंदलाला के बारे में बताती थी। बालकृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उनका मन भी बालकृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल में के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं होते थे। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता चल जाता है। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय किया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान श्री कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इसका कोई मलाल न था।
वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वे सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। तो यो एउटा धार्मिक कथा हो, भगवान को प्रति समर्पण। यो किसिमले दान गर्ने, अरूको प्रति समर्पण गर्ने भावनाको केन्द्रित छ। जब हामी अरूको प्रति सच्चा हृदयले, सत्य मनले केही कसैलाई दान दिन्छौँ भने, कहीँ उपकार गर्छौँ भने त उसको रिटर्न, उसको बदलामा केही न केही अवश्य नै प्राप्त हुन्छ भन्ने यो सन्देश दिएको छ। सुखिया नामको कथा धार्मिक ब्याकग्राउन्डको कथा हो। मनोहर पोखरेल हार्दिक नमन। मनोहर पोखरेल इज वाचिङ त भनेर भन्नुभएको छ। यसको बादमा एउटा नेपाली कथा मेरो नजिकमा छ। कथाको शीर्षक हो रहर। लेखक हुनुहुन्छ विराटनगरका साहित्यकार गायत्री कुमार चापागाई। रहर वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो कथा यही वर्ष 78 सालमा नै कार्तिकमा लेखिएको कथा हो र मैले अघि पनि यो वृत्तपत्रिकाबाट सङ्गम अभियान, त्यो सङ्गम अभियान भन्ने पत्रिका विराट साहित्य सङ्गम मोरङको प्रकाशन हो। यो पत्रिका मासिक पत्रिका, त्यसैको यो अङ्क वर्ष 12 अङ्क 4 पूर्णाङ्क 139 मङ्सिर 78 को अङ्कबाट लिएको छु। तोयनाथ सुवेदी जी को छा एहने नीक गाना ऐसी विद्यापति जी के बहुत दिन के बाद सुना दिलूँ। बहुत आभार प्रकट करे सीरियल जाओ जी, धन्यवाद, आभार अपनों का सुन लिए। विद्यापति रचित गीत। दान गर्ने को झोली कहिले खाली हुँदैन, बहुत सुंदर मनोहर पोखरेल जी, सही बात। एकर मुख्य यो कथा को मुख्य थीम पनि त्यही नै हो। अब नेपाली कथा गायत्री कुमार चापागाईद्वारा लिखित रहर। सुकुम्बासी बस्तीको बास गौरी र गोविन्दको। फेरि यो लाइन, सुकुम्बासी बस्तीको बास गौरी र गोविन्दको, जोई पोई उनीहरू। गौरी घरबाटै धाएर 2-4वटा घरको घर धन्दा गर्थे। गोविन्द ज्याला मजदुर, आफू गरिब भए पनि छोराछोरीलाई भने पढाउने रहर उनीहरूको, त्यो पनि बोर्डिङ स्कुलमा। एउटी घरपट्टिको म्याडम बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने। गौरीको भनसुनले केही रकम छुट गरेर छोरा भर्ना भो। छोरो पनि नयाँ ड्रेस र टाईमा मक्ख। 1-आध महिना त रमायो, तर पछि भन्न थाल्यो है, आमा सबैले घरबाट कस्तो मिठो मिठो खाजा ल्याउँदा रहेछन्, त्यो पनि फेरि फेरि जुस, फलफुल, मालपुवा, मिठाई, के हो के। मेरो त सधैँ भुजिया चिउरा। गौरी बोलिन। उसले दिनदिनै आफ्नो मर्म बताउन पनि छाडेन। ऊ भन्थ्यो, धेरै जसो गाडीमा आउँछन्, लुगा पनि कति सफा आइरन गरेका, म त हिँडेर जाँदा नै पसिनाले नै थुक्क भिज्छु, लुगा पनि गुन्दुक जस्तो। मेरो छेउमा बस्ने कोही मन पराउँदैनन्, नाकपुत हुन्छन्। गौरीले आज मुख खोली। म्याडमलाई भनेन त? भन्न त भने, तर उहाँहरू पनि हाँस्नुहुन्छ मात्र। छोराले आँखा रसाउँदै भन्यो। खेल्न जाँदा आफूलाई खाते मजदुरको छोरा भन्दै साथीहरूले गिज्याएको लखेटेको छोराको कुराले जोई पोई नै चिन्तित भए। जसो तसो 1 वर्षे बोर्डिङको पढाइ सकाएर उनीहरूले छोरालाई सरकारी विद्यालयमा सार्न त सारे, तर सरकारी विद्यालयमा प्राय हडताल भइरहने, मास्टर नै नआउने, पढाइ नै नहुने, छोरो खेल्न पाएर फुरुङ्ग। 3 वर्षसम्म सरकारी स्कुल धाउँदा पनि छोराले न सरासरी पढ्न सक्यो, न खराखरी लेख्न नै सक्यो। आफ्नो गरिबीसँगै गौरी र गोविन्दको सपनामा पहिरो गयो। कथा समाप्त।
त्यो रहर भन्ने एउटा गरिब आमा बुवा छोरालाई राम्रो पढाउँ भनेर लहैमा बोर्डिङमा भर्ना गराउँदा पढ्नुभन्दा पनि बोर्डिङमा अरू कुरातिर बच्चाको बढी ध्यान गएछ र आमा बुवाले त्यो गर्न नसकेर सरकारीमा नाम लेखायो, तर सरकारीको पढाइको अवस्था त्यस्तै भएर पढाइ बिग्रेकै जस्तै छ र छोरालाई राम्रो गर्ने सपना समाप्त हुन लागेछ गोविन्दको भन्ने यो कथाको एउटा थीम हो। र बुवा आमाको सन्तानको पढाइ लेखाइ प्रतिको एउटा रहर पुरा हुन नसक्ने अवस्थाको चित्रण, राम्रो चित्रण यो कथामा गरिएको छ। आदरणीय गायत्री कुमार चापागाई विराटनगरको साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको यो लघुकथा। रघुवीर झाजी बहुत सुन्दर सरजी भनेर लेख्नु भएछ। ये कथा रहर कथा जैसे एकटा बच्चा गरीब आदमी से जो लोग के घर में बर्तन माले से उनकर माँ और बाबू काम करे से अपना बेटा के बोर्डिंग में नाम लिखेलक। बोर्डिंग में नाम लिखला के बाद किस दिन तो पढ़लके बच्चा, किस दिन तो टाइए लगा के और ड्रेसे लगा के मकरल आ तकर बाद वो कहा लागल जे और आदमी सब तो की नाश्ता में आने से हमरा नहीं छे, हमरा से नहीं नीक लागी है। तकर बाद कह लगले लोग के बच्चा सब गाड़ी में आवे छे चढ़ के आ कतेक नीक से कपड़ा लगबै छै, आयरन लगेला। हमर तो पैदल जाइ छियै, पूरा घामे पसीना भीजल रहे छै, महकैत रहे छै, सब हंसैया। तकर बाद कह लागल तो तू तो खाते के मने काज कर, लोग के घर में काज करे वाला के बच्चा छी, खेला नहीं दिए हमरा संग संग। कई बार बोर्डिंग स्कूल में ततेक ओकरा घिसियलकै, ओकरा ततेक तंग केलकै जे ओ फिर छोड़ा के ओकरा सरकारी स्कूल में लै गेल बाबू में। आ सरकारी स्कूल में आनला पर ओहिठमा सरकारी में बेसी हड़ताले बेसी भेनाइ, ओहिठमा से पढ़ाई लिखाई बढ़िया नहीं भेनाइ, टीचर सब नहीं एनाइ, और ओहिठमा से ओकर पढ़ाई बिगड़ गेनाइ, बच्चा सब खाली खलाइया। तो बाबू माँ के सपना पूरा रहर जैसे रहर माने भले इच्छा और पूरा नहीं हुआ सकले। मनोहर पोखरेल जी रहरलाई परिस्थिति र बाध्यताले थिचेको छ एकदम। यसपछि एउटा विश्वासघात भन्ने कथा छ। यो वास्तवमा प्रेम कथा हो यो। र श्याम सुन्दर यादव पथिक जी को आजकल यो मैथिली लघुकथा लेखनमा जो कलम उहाँको चलिरहेको छ, त्यो एउटा गजबको कथाको धारा र वास्तविकतामाथि आधारित कथाहरू उहाँको हुने गर्छ। विश्वासघात कथा मैथिलीमा हो, पछि यसलाई नेपाली पनि म अनुवाद केही भावार्थ भन्ने प्रयास गर्छु। विश्वासघात कथा यसरी सुरु हुन्छ। मुरझायल चेहरा, धसल आँख आ उजड़ल पुजड़ल केश, जना युवक सुमित के कोनो बड़का विपत्ति पड़ल हुई। आँख बंद क दारू के गिलास खाली करैत जा रहल छल। टेबुल में संग द रहल रमेश बाजल, हो भैया बुझाइया बेसी भ गेल। एक के सांस में घटका के गिलास टेबुल में पटकैत रमेश बाजल, एक क्वार्टर और, ओई पगली के नाम। लंबा सांस तानित कहलक, हमर प्राण छल ओ। भैया आप बिसेर जाबित इलाहाबाद, कदापि नहीं। हम ऋचा खातिर की न के लिए नर्सिंग पढ़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी लगा दिलिए। वो काठमांडू में रह लागल। महीना दिन में ओकरा से भेट जाते रहिए। बाद में फोन फान बंद भ गेल। कतेको महीना खोजैत रह गेलिए। बाद में पता चलले ओ डॉक्टर पढ़े वाला लड़का से विवाह कर रहल छै। सुमित धारा प्रवाह बात राखैत जा रहल छल। बरिस दिन मात्र संबंध टिक सकल। एक दिन अनजान नंबर से फोन आयल। हम हेलो कहलिए, ऋचा रहे। हमरा एक बेर लेल माफ कह दिया, वो कहल के। दारू में घोंट मारैत बात के निरंतरता दैत गेल। अनजान में भेल गलती बुझ माफ कह दिलिए। फिर हम सब एक दोसर के प्राण बन गेलिए। घर में हमर बियाहक बात चलित रहल। हम टारैत रहलिए, कारण ऋचा के जिंदगी में न रहिए। महीना दिन पहिने भेंट के एले रहिए। तकर बाद मोबाइल ऑफ। फिर हम पानी बिना के मात जकाँ तड़पे लागलिए। दोसर नंबर से फोन आयल। ऋचा बाजै छी। देह में प्राण आयल। ओ बजली, हम शादी क लेलिए, अमेरिका जा रहल छी। अहूँ शादी क लियो, बिसर जाओ हमरा। अब हमर अहाँ के भेंट नहीं भ सकत। 10 वर्ष धरि जिंदगी के आँख में झोंकैत विश्वास करैत गेलिए। कमाई ओकरा में लुटबैत गेलिए। अब केना जीबै रे।
भैया नहीं कहना होश में आबा। अरे अही बैसाख में बियाह करे के निस्तुकी भेल छली रे, विश्वास करे हमर दोस्त छल आ कि ओकर विश्वासघात। रमेश अबाक रह गेल। तो ई एक कथा छे कि कलिकति प्रेम कथा छ। प्रेम में विश्वासघात कसरी भएछ। एकजना केटीलाई उसले पढाएको छ, लेखाएको छ पनि सुमित, अनि उससँग बिहे गर्न पनि चाहेको हो, तर त्यो केटी पछि अर्कैसँग बिहे गरेर अमेरिका जाँदा एउटा विश्वासघातको फिलिङ्स यो सुमितलाई भएको छ। यो वास्तविक सत्य कथामाथि नै आधारित होला, किनकि श्याम सुन्दर यादव पथिकका कथाहरू म अध्ययन गर्ने गर्छु, उहाँको नजिकबाट हेर्ने पनि गर्छु। त उहाँको अलिकति सत्य कथामाथि आधारित लेखेको कथाहरू हुन्छन्, त राम्रो लाग्यो। 3टा कथा भएको छ अहिलेसम्म। चौथो हिन्दी कथा हो सबक। यसको लेखकको नाम भेटिएन, अज्ञातै, यसकारण मैले दिएको भनेको थिएँ। सुधादेव भन्दा पहिले मनोहर पोखरेलजीले केही लेख्नु भएको छ कि गरिब र धनी अनि सरकारी र निजी विद्यालय बीचको फरकले पारेको प्रभाव पनि छ र लहर लहु कथामा एकदम राम्रो विश्लेषण छ। अनि सुधादेव गीत सुनिके मन आगिग आनन्दित भ गेल। आगिग आनन्दित मतलब धेरै आनन्दित भयो उहाँको मन गीत सुनेर। शिव हो उत्तरब पार कवन विधि गिरिजानन्द झा अच्छा वाचिङ गरिराख्नु भएको छ, राम्रो छ। अनि त्वयानाथ त्रिवेदी बहुत प्रेरणादायी धार्मिक कथा अछि, धार्मिक कथाको बारेमा भन्नुभयो। एउटा नीतिगत कथा छ यो सबक। यो एउटा सबक छ, एउटा धूर्त मान्छेलाई, एउटा ठगी गर्ने मान्छेलाई कसरी एउटा चाहिँ शिक्षा दिएको, सबक दिएको छ, त्यसमाथि आधारित छ। हिंदी कथा हो। गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़े परिश्रम से उसने 150 रुपये इकट्ठे किए और एक और बैल पशुहाट से खरीदा। रास्ते में लौटते समय उसे 4 लड़के मिले जिन्होंने उससे बैल खरीदना चाहा। किसान ने सोचा कि यदि मुझे 150 से अधिक मिल गए तो बेहतर का बैल खरीदूंगा। उसने बैल की कीमत उसने बैल की कीमत लड़कों को 2 से बताई। वो बोले कीमत तो ज्यादा है, किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लेते हैं। वास्तव में चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और उन्होंने अपने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 50 रुपये तय की। वचन में बंधे किसान को बैल 50 रुपये में बेचना पड़ा, किंतु वह इस धोखे को समझ गया। अगले दिन किसान सुंदर महिला के वेश में चारों भाइयों से मिला। उन्होंने विवाह की इच्छा व्यक्त की। तब वह बोला कि जो सबसे पहले मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़े और सहारनपुर के आम लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। चारों शहर की ओर दौड़ पड़े। तब ठग पिता को अकेले में किसान ने खूब पीटा और अपना धन वापस ले गया। चारों लड़के वापस लौटे तो पिता को बेहाल पाकर मन महसूस कर रह गए, क्योंकि किसान का पता तो जानते नहीं थे। अगले दिन किसान हकीम बनकर, डॉक्टर बनकर वृद्ध ठग की चोटों का उपचार करने पहुंचा और लड़कों को 4 जड़ी बूटी लाने भेज दिया। इस बार उसने ठग की पिटाई कर अपना बैल छुड़ा कर ले गया। चारों भाई लौटे तो पिता को और बदतर अवस्था में पाया। उन्होंने प्रण किया कि अब किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे। तो यो अरूलाई ठगी गरेपछि कस्तो सजाय भेटेको छ उलाई त्यो यो कथामा देखिएको छ। सुधादेव प्रेम से बढ़कर विदेशक मोह मार्मिक कथा। हाँ, एना होइत रही है। सत्य कथा पर आधारित है। श्याम सुंदर यादव जी के कथा ही। मनोहर पोखरेल विश्वास जहाँ घात वहीं। श्याम जी लाई धन्यवाद हो, मेरो तरफबाट पनि श्याम जी लाई धन्यवाद। ललित नारायण रजक नमस्ते सर, नमस्ते।
अब यो कथा अन्ततिर 5औं कथामा अहिले गइरहेको छु। यसको शीर्षक छ बड्का कक्का। बड्का कक्का यो कथा मेरो एउटा प्रयोगको रूपमा यस्ता कथाहरू म लेख्ने गरेको छु। यो मैले नै देवेन्द्र मिश्रले नै लेखेको यो कथा हो र यो कथामा मैथिलीको जो डायलेक्ट छ सप्तरी र सिराहा जिल्लामा खास गरेर थारू समुदायतिर र हाम्रो गैर ब्राह्मण गैर कायस्थ समुदायमा जो बोलिने मैथिली हो त्यो मैथिली डायलेक्टमा लेखिएको कथा हो। शुद्ध मैथिली भन्छौँ हामी यसलाई, मैथिली डायलेक्टको कथा हो यो। संवाद जस्तो छ यो कथा। बड़का काका कोना छिही गो, एना छिए घुरा लग। अमृता घिमिरे, हार्दिक नमन हजुरहरू सम्पूर्णमा। नमन हाम्रो तर्फबाट पनि। म एकपटक फेरि कथा वाचन गर्छु। मैथिली नबुझ्ने मातृभाषी नेपाली मातृभाषीहरू म नेपालीमा पनि अनुवाद गरौँला, तर ध्यान दिएर सुन्नु होला, धेरै बुझ्नु पनि हुन्छ। एकजना आएर बोल्दैछ, बड़का काका कोना छिही गो, एना छिए घुरा लग। आरो तोरी के घरे में घुरा केना छी गो। हाँ रो केना करबे कह, गोहाली दिसन नहीं गैल होइ छे, देखे नहीं छी कते ठार छे। हाँ गो से तो साँचे कहे छी, कने घुसक न हमरो बैसा देना। हाँ या ओना भरा पीढ़ा छो, घुसका ले। काकी कोना गेल छे गो, उपचाप नहीं देखे छियो। ओने ओछेना पर सुतल नहीं देखे छी, रातिये से बुखार दाबने छे। बालू 4-5 दिना से ठेने हरान केने छे। आई रे बा हमें कुछो नहीं बुझलिए। हेगो दवाई तबाई कुछो दलही न। हेरो कहना छली तलितरा के बोलू गोविंद के पठा दैले से अखनी तलिक नहीं एलैया। कौन गोविंद? वो जे ओहो बोहो छै से गो। हाँ वह की कहबो, अछैते पैसा दबाइयो तबाइयो लाबे वाला कोई नहीं भेटे है। लच्चू बुआ के फोन तो नहीं केलही? लच्चू उसको छोरा हो। लच्चू बुआ के फोन तो नहीं केलही? नहीं केलिए, की करबे फोन? जखनिए फोन करे छिए तखनिए कहे लागे है ओतही चल आबे ले। आब कहता रामचंद्र हमें आबे बुढ़ारी में ओत रह सकबे से एक दिना न, ओत कोई चिन्हरबा नहीं भेटतो। उ सब भर दिन काम पर रहतो आ तोहरा घर में तपस्या करत रह। एगो सुनलही नहीं, मररबा जे गेल रही बेटा लग बिनाट लगर रही ले, से 2 मास में ओकर लहासे न एले गाम। हाँ रो सुन छिए न, तब तो हमें सुना दिलिए पोरके जे हमें मरबो आज की जीबो से अही ठिना जन्म डीहे पर। छोड़ा के मुँह लटक गेल छले। हेगो एगो बात कहियो, कह न। आब तो हमरा और के लगे छो जे अपन चंद्रमा के नहीं पढ़ेलिए तढ़ेलिए से खूब निक के लिए। ये कति ट्विस्ट छै कथा में राम्रो। आब तो हमरा और के लगे छो जे अपन चंद्रमा के नहीं पढ़ेलिए तढ़ेलिए से खूब निक के लिए। केहन वो घरे में रहे है, खेतियो पथारी बटिया खटिया नहीं लगवा पड़े तोरे नहीं, पोता पोती सेहो टहल टिकुर करे है। हाँ रो की जाने के लिए बेटा पढ़ेबे तेना असगरवा हुआ पढ़ते। हेगो रह हम फेनो आबै छियो। बोलू पोता के कही छिए डिस्पेंसिल से दवाई गोली आइन देतो। हेतै बाऊ हेरो पैसा ले ले जो, थम ने पहिने गोली और शीशी आरू लाबे देना तब पैसा दिहे। र यो कथा समाप्त भयो। भर्खर मात्र उपस्थित भए हैं भने अमृता घेरी लेख्नु भएको छ। ठिक छ, पुरै सुन्नु होला, सुरुदेखि पेजमा रहन्छ नै। नाटकीय शैलीमा अन्तिम लघुकथाको वाचन सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। मनोहर पोखरेलज्यू, आलोकनाथ मिश्रा नमस्ते प्रणाम गरेर एकदम स्वागत गर्नुभएको छ आलोकनाथ मिश्रले।
नाटकीय शैलीमा यो लघुकथा बिल्कुल डायलेक्टमा आधारित छ र यो दुईजनाको संवाद हो। एकजना आएर काका कक्का कक्का कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ म घोरको नजिकमा छु, आगोको नजिकमा। ए घरैमा घोर गर्नुभएछ त के गर्ने, धेरै यत्रो जाडो छ, कसरी जाने? अनि खोइ काकीलाई हेर्दिनँ कहाँ हुनुहुन्छ? त ऊ हेर्दैन, सुतेको छ, 3 दिनदेखि सुतेको छ, ज्वरो लागेको हो। दबाई सबाई दिनु भएन भने सोद्धा त के गर्ने? दबाईको लागि त बनेको थिएँ, त्यो पठाइदिनको लागि उसलाई ओहो बोहो भन्छ कि अब हाम्रो गाउँघरतिर पढे लेखेका नपढे लेखेका ओहेवालाई ओहो बोहो भन्छन्। मैले ठ्याक्कै त्यही डाइलेक्ट हालेको छु, ओहेवालाई ओहो बोहो भनेर। अनि अबह छ गोविन्द भनेर पठाइदिन भनेको त्यो आएन अहिलेसम्म। के भन्नु, पैसा भए पनि कोही दबाई ल्याउने बेला पनि घरमा छैन। अनि बडो सुन्दर उसको भतिजोले भन्दो रहेछ कि बडा यो लाइन जो छ कि काका राम्रै गरेँ मैले राम्रै गरेँ कि आफ्नो छोरोलाई चन्द्रबाललाई पढाइ लेखाइ केही गराइन। पढाइ लेखाइ नगराएर राम्रै छ, घरमा बसेको छ, खेतीपथारी पनि बटिया लगाउनु परेको छैन, नाति नातिनाहरू अलिकति टहल टिकुर पनि गरिदिन्छन्, काम गरिदिन्छन्, सानोतिना कामहरू। त उसले पनि भन्छ के थाहा थियो छोरालाई पढाएपछि यसरी एक्लै बस्नुपर्छ घरमा भनेर, थाहै थिएन पहिलेदेखि भनेर उसले अन्तिममा बडो एउटा सठिक यो वास्तविक हाम्रो समाजको जो एउटा अवस्था छ वर्तमान बुढेसकालको वर्तमान कालको समयको समस्या त्यो चित्रण गर्न खोजिएको हो। आफ्नो सुनेर कमेन्ट गर्नु होला। यो भर्खरै यो माघ महिनामा नै 78 माघ 26 गते यो कथा मेरो मनमा एउटा मैथिलीको डाइलेक्टतिर पनि मेरो अहिले लेख्ने कथा शैली गइरहेको छ। सुधादेव अझै सुन्न पाइन्छ भनेको त सिद्धियो बडका कक्का कथा हो। त लघुकथाको त सीमा हुन्छ सुधा म्याडम, लघुकथाको त त्यो 250-300 वर्डको सीमा छ, त्यो भित्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। तोयनाथ सुवेदी वाचन में दम है, प्रणाम। तोयनाथ सर यसो नभन्नुहोस्, सरको म कथा सुन्ने गर्छु। सुधादेव शिक्षित परिवार व्यस्त हुन्छ भने यस कथामा देखिएको छ, तर सत्य पनि हो। नमस्ते चाचा आलोकनाथ मिश्र। त यो कथा यसरी 5वटा कथा मैले समाप्त गरेँ। जे राम्रो भयो या खराब भयो टिप्पणी गर्नुहोला। र मलाई मनोहर पोखरेलज्यू, नन्दलाल आचार्यज्यू सहित जो यसको व्यवस्थापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै र आजको यो लघुकथा वाचन म अन्त गर्न गइरहेको छु। र यो सबै लघुकथाहरू को जम्मै कथा वाचन गरिएका भिडियो यो लघुकथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर। र यो अन्तमा जाँदै आज मेरो कथा छिटै 45-40 मिनटभित्र सिद्धेको छ। आधा घन्टा वाचन गरेँ, सिद्धियो। अनि एउटा महाकवि विद्यापति रचित नै शङ्कर भगवानकै गीत, चूँकि महाशिवरात्रि व्रत छ त अनुमति लिएर मनोहर सरको एउटा गीत अन्तमा सुनाउँदै म प्रस्थान गर्छु। त यो सुनिहालौँ। यो हे हर हे हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि फसलहु माया जाला। भगवान शङ्करसँग प्रार्थना गरिएको हो। महाकवि विद्यापति मेरो पार्श्वमा महाकवि विद्यापतिको चित्रपट हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ मुस्कुराइराख्नु भएको छ। अनि उहाँको गीत, उहाँले लेखेको मैथिली भाषाको कालजयी रचना हे हर हमर करहु प्रतिपाला, यो सुनौँ गीत एकपटक।
5 मिनट समय बढ़ता लिए। धन्यवाद। विनय कर्ण, वाह गजब सर, सुंदर विद्यापति गीत भजन विनय कर्ण से हो आबि गेलखिन आइ। पहिल बेर छै विनय कर्ण जी के आगमन। हमर परम प्रिय नंद किशोर यादव आँखि के विशेषज्ञ छथि, ओ देख रहल छथि। लघु कथा को साथ संगीतमय साँझ मनोहर पोखरेल सर, माफ गर्नु होला अलिकति मैले परम्परा भन्दा भिन्न गरेँ। र यो भन्दै र आज 5वटा लघु कथा वाचन पछि पनि यो पेजमा रहन्छ, सुन्नुहोला, प्रतिक्रिया पछि पनि दिनुहोला भन्दै आजको लागि म बिदा लिन्छु। धन्यवाद, प्रणाम सबैमा, शुभरात्रि, नमस्कार।